हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज के सेशन के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका, वो है आपका एपोप्टोटिस। ठीक है। एपोप्टोटिस की बात करें तो अगर अपन असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, चाहे आपके आरपीएससी हो या फिर आपके यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी एग्जाम, दोनों के अंदर ये सिलेबस के अंदर मेंशन है। और आरपीएससी के अंदर यहाँ से आपको दो तीन क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एपोप्टोटिस से, सो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लस इसके अलावा अगर आप लाइफ साइंस की जो हायर एग्जाम, लाइक आप सीएसआईआर की बात करो, लाइफ साइंस की बात करो, वहां पे हमेशा यहाँ से क्वेश्चन राइज होता है। सो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो ये आपका लेक्चर फर्स्ट। ठीक है, लेक्चर टू इसका कल अपलोड होगा। तो दो लेक्चर्स के अंदर आपके एपोप्टोटिस की जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है, कौन सा पाथवे है, कौन से एंजाइम्स हैं, कौन से जीन हैं, कैसे इसका रेगुलेशन होता है और कैसे काम करता है और क्या क्या इसके मतलब है, तो सारी बातें अपने यहाँ पे इसमें डिस्कस करेंगे। सो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने, ठीक है, एग्जाम के लिए। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं आपके एग्जाम के लिए, तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जा सकते हो। ठीक है, काफी सारी वहां पे चीजें हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर एपोप्टोटिस की बात करें तो अपन इसको ऐसे कह सकते हैं कि आपका एपोप्टोटिस आपकी बॉडी के लिए या डेवलपमेंट के लिए एक इम्पोर्टेंट फिनोमिनन है। ठीक है, जो कि ऐसी चीजों को एलिमिनेट करेगा जो कि आपकी जो सेल ग्रोथ है, ठीक है, अगर कोई सेल बाहर से कोई इन्फेक्शन गेट कर रही है तो उसको आपस के सेल में रोकने के लिए उस सेल को क्या करेगा, वो किल करेगा, उसको वहां से रिमूव करेगा। तो ये एक तरह से इसको कह सकते हैं। एपोप्टोटिस को हमेशा बोलते हैं अपन क्या, प्रोग्राम सेल है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोग्राम सेल है। तो एक इंपॉर्टेंट टर्म है एपोप्टोटिस का। दूसरी चीज, एपोप्टोटिस आपको जरूरत क्यों पड़ती है। देखो, एपोप्टोटिस का काम ये हो गया कि अगर आपको रिमूव द सेल दैट थ्रेट टू बी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कहने का मतलब ऐसे कोई भी सेल जो थ्रेट पोज करेगी ऑर्गेनिज्म के लिए, उसको रिमूव करना आपका काम रहेगा, किसका, एपोप्टोटिस का। दूसरी चीज, एपोप्टोटिस आपको रिक्वायर्ड है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। ठीक है, जैसे आप, जैसे फिंगर फॉर्मेशन होता है तो उसके अंदर क्या रहता है, जो उसके बीच की सेल है उनको वहां से क्या करेगा, ये हटाएगा। ठीक है, सो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में काम आता है, मेटामॉर्फोसिस में काम आता है। इसके अलावा ये आपका काम आएगा किसके अंदर, एजिंग के अंदर। ठीक है, इम्यून सिस्टम के अंदर। ठीक है, सो कहने का मतलब सीधा सा यही है कि आपके अगर कोई भी सेल ऐसे अगर लग रहा है कि ये सेल आपके लिए आपको थ्रेट कोज करेगी या किसी नियर बाई सेल के अंदर वो इन्फेक्शन कोज करेगी, उसको डैमेज करेगी, तो उसका काम रहता है उसको वहां से हटाना। ठीक है, अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स है, पैथोजन है, अगर आपके सेल के पास आ गए और अगर उसको इन्फेक्टेड करते हैं, और अगर सिस्टम को ये लग रहा है कि नेबर सेल को भी इन्फेक्टिंग करेगा, तो एपोप्टोटिस के द्वारा उस सेल को किल किया जाएगा और जो इन्फेक्शन है उसको स्टॉप किया जाएगा। इतनी सी बात आपके एपोप्टोटिस की। ठीक है, एपोप्टोटिस का जो पाथवे है उस पे जाने से पहले काफी सारी चीजें हैं जो अपने को समझनी होगी। एपोप्टोटिस के साथ साथ जैसे जो जो इंपॉर्टेंट चीजें चलेगी उन सबको देखना भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि एपोप्टोटिस के साथ में क्या क्या चीजें हो सकती है। ठीक है, और दूसरी चीज, अगर बात करें कि प्रोग्राम सेल डेथ, तो आपका आंसर होगा एपोप्टोटिस। इफ टॉक अबाउट नॉन एपोप्टोटिक प्रोग्राम सेल डेथ, इसके अंदर आएगा आपका, जैसे एक तो ऑटोफेगी हो गया और एक नेक्रोसिस हो गया। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसका ध्यान रखना है। यहाँ से आपको
एपोप्टोटिस के जो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे टर्म आएंगे वो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट की पॉइंट। ठीक है, देखो एपोप्टोटिस के अंदर क्या होगा, एक तो आपकी जो सेल है वो श्रिंक होगी। दूसरी चीज यहाँ पे एक नाम आता है आपका पाइक्नोसिस एंड कैरियोडेक्सिस। ठीक है, एक यहाँ पे नाम आएगा आपका एपोप्टोटिक प्रोटीन्स। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि आपको एपोप्टोटिस में कहीं भी इन्फ्लामेशन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, एक वर्ड आता है आपका नेक्रोसिस, जिसके अंदर आपकी सेल स्वेल होती है। ठीक है, अगर यहीं पे मैं बात करूं नेक्रोसिस की, जो आपका प्रोग्राम सेल डेथ में नहीं आता, तो यहाँ पे एक तो सेल क्या होगी, स्वेल होगी, जबकि एपोप्टोटिस में क्या था, सेल श्रिंक हो रही थी। ये चीज ध्यान रखना। दूसरी, यहाँ पे इन्फ्लामेशन अकर्स, जबकि आपका एपोप्टोटिस में इन्फ्लामेशन अकर नहीं हो रही। तो सबसे जो मेजर डिफरेंस है वो आपको ध्यान रखना है कि आपके नेक्रोसिस में इन्फ्लामेशन होगी और आपके एपोप्टोटिस में इन्फ्लामेशन नहीं होगी। अब यहाँ पे बीच में दो नाम आए थे, एक तो आया था आपका पाइक्नोसिस। ठीक, इसको अपन कह सकते हैं कि इरिवर्सिबल कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, जो इरिवर्सिबल है आपका किसका, क्रोमेटिन का जो कंडेंसेशन का। ठीक है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन इन न्यूक्लियस। ठीक है, एक यहाँ पे दूसरा वर्ड आया था आपके कैरियोरेक्सिस। ठीक है, ये है आपका न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन। एक है इसमें कैरियोलाइसिस। ठीक है, कंप्लीट जो क्रोमेटिन उसका डिसॉल्व होना कंप्लीट क्या कराएगा आपका, कैरियोलाइसिस, कंप्लीट डिसोल्यूशन ऑफ क्रोमेटिन। तो ये तीन इंपॉर्टेंट टर्म है, इसका आपको ध्यान देना है। एक वर्ड आया था आपके एपोप्टोटिक बॉडीज। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, जो आपके सेल मेम्ब्रेन, जो स्मॉल मेम्ब्रेन है बाउंड रहती है, वो वहां से क्या होगी, वहां से हट जाएगी। ठीक है, सो सेपरेशन ऑफ सेल फ्रेगमेंट किस फॉर्म में, एज ए मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ये सारी चीजें आपके एपोप्टोटिक जैसे साथ में चलेगा पाथवे, तो वहां पे सारी चीजें कंप्लीटली चलती रहेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, एपोप्टोटिस में कोई भी आपको इन्फ्लामेशन की यहाँ पे रिएक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं मैकेनिज्म। देखो एक चीज ध्यान रखना, जो आपकी एपोप्टोटिस है वो एक तो जेनेटिकली है, एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट काफी होगी, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो दो पाथवे चलते हैं, एक तो होता है आपका एक्सट्रिंसिक, और इसको बोलते हैं डेथ रिसेप्टर पाथवे। ठीक है, एक चलता है आपका इंट्रिंसिक, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे। भी देखो आरपीएससी के अंदर अगर दो क्वेश्चन आ रहे तो वहाँ पे एक तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो बेसिक वाली चीजों का भी ध्यान रखना जो इंपॉर्टेंट है। तो एक्सटेंसिक है आपका डेथ रिसेप्टर वाला,
और इंट्रिंसिक आपका माइटोकॉन्ड्रिया वाला। दूसरी चीज, अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम काम आता है जिसको बोलते हैं केस्पेज। ठीक है, ये सारा काम करेंगे आपके एपोप्टोसिस का। ठीक है, सो केस्पेज के पास ध्यान रखना, एक तो इनके पास होती है प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी। ठीक है, अगर मैं केस्पेज की फुल फॉर्म की बात करूं यहाँ से, तो सिस्टीन डिपेंडेंट एस्पार्टेट स्पेसिफिक प्रोटीज। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके पास में इनकी कैटालाइटिक जो साइट है उसके अंदर सिस्टीन रेजिड्यू होगा। सिस्टीन रेजिड्यू इन कैटालाइटिक साइट। ये जो क्लीव करेंगे प्रोटीन को, जस्ट सी टर्मिनल होगा उसके एस्पार्टिक रेसिड्यू से। ठीक है, क्लीव प्रोटीन एट साइट जस्ट सी टर्मिनल टू एस्पार्टिक रेसिड्यू। इस वजह से इसका नाम है पूरा, इसके जो नोमेनक्लेचर में सिस्टीन और आपका एस्पार्टिक रेसिड्यू। तो सिस्टीन आपका कैटालाइट साइट पे, और जो आपका एस्पार्टिक रेसिड्यू है उसके सी टर्मिनल से प्रोटीन को क्या करेगा, क्लीव करेगा। ठीक है, दूसरी चीज, अभी तक मोस्टली 11 से 12 केस पेस आइडेंटिफाइड है। ठीक है, यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जो आपके एपोप्टोटिस के अंदर काम आते हैं केस पेस, वो कौन से हैं, और नेक्रोसिस में कौन से हैं, दोनों को समझना है। एपोप्टोटिस में आता है आपके S2, 3, 6, 7, 8, 9। और अगर मैं बात करूं नेक्रोसिस की, तो नेक्रोसिस में जो काम आएंगे वो रहेंगे आपके केस 1, 4, 5, 12 इन मेमल्स। ये दोनों मेमल्स की बात कर रहे हैं अपन। ठीक, अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा, डायरेक्ट ये क्वेश्चन बनता है कि इसमें से कौन सा केस पेस है जो आपके एपोप्टोटिस में काम नहीं आ रहा। तीन आपके पास एपोप्टोटिस के होंगे और एक आपके पास नेक्रोसिस का होगा। सो 1, 4, 5, 12 है नेक्रोसिस में, और 2, 3, 6, 7, 8, 9 यूज विद एपोप्टोटिस। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे इनिशिएटर के स्पेस कौन से हैं। इनिशिएटर के अंदर आते हैं आपके 2, 8, 9 और 10। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे एग्जीक्यूटिव की, तो रैंक कौन से आपके 3, 6, 7। ठीक है, सारे के सारे जो आपके केस पेज है, ठीक है, उनको सिंथेसाइज किया जाता है जो उनके इनएक्टिव प्रोटीन प्रो केस पेज होते हैं। ठीक है, सो केस पेज सिंथेसाइज द फॉर्म ऑफ इनएक्टिव प्रो केस पेज। ठीक है, उसके बाद में जैसे आपका प्रो केस पेज है वो स्प्लिट होगा, दो टुकड़ों में डिवाइड होगा, लार्ज में और स्मॉल सब यूनिट में। ठीक है, जो आपका बनेगा हेटेरोडाइमर, और बाद में इनका जो डाइमर बनेगा असेंबल होके वो बनेगा इनका एक्टिव टेट्रामर। तो इनएक्टिव के दौरान, ठीक है, तो जब इनकी सब यूनिट टूटेगी तो हेटेरोडाइमर, एक्टिव होने के दौरान रहेंगे क्या, टेट्रामर। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। केस्पेस का जो टारगेट रहता है मेनली, ठीक है, तो केस्पेस का जो मेनली टारगेट रहेगा वो ये रहता है आपके इनहिबिटर ऑफ डीएनएज, न्यूक्लियर लेमिन्स। ठीक है, तो इस चीजों को टारगेट करते हैं। फिर आपके साइटोस्केलेटल प्रोटीन हो सकती है,
तो ये बातें होगी यहाँ से। अब आपके पास में इतनी सारी चीजें हो गई कि भी केस पेस क्या है, ये सारी चीज समझ में आ गई। एपोप्टोटिक कौन से हैं, नॉन एपोप्टोटिक कौन से हैं, ठीक है, डेफिनेशन आ गई पाइकाइनेसिस। तो ये सारी चीजें आपके एपोप्टोटिक्स के साथ में एक साथ रन करती रहती है। अब यहाँ से अपन चलते हैं पहले अपना एक्सटेंसिव पाथवे। आज के लेक्चर में अपन एक टॉपिक कवर करेंगे, एक्सटेंसिव पाथवे। एक्सटेंसिव एपोप्टोटिक पाथवे। कल देखेंगे अपन इंट्रिंसिक वाला, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है, देखो इसके अंदर क्या होगा कि आपको जो एक्सटेंसिव पाथवे है इसमें आपको सिग्नल मिलेगा फ्रॉम आउटसाइड ऑफ सेल। एक सेकंड, सिग्नल फ्रॉम आउटसाइड सेल। एक तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसको पूरा आपको चीज को समझना है, अच्छे से देखना, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सिग्नल, बस इसको समझ लेना, फिर सारी चीज समझ में आ जाएगी। सिग्नल फ्रॉम, ठीक है, आउटसाइड से आएगा, ठीक है, आके फिर बाइंड कहाँ पे होगा ये, बाइंड ऑन, ठीक है, जो डेथ डोमेन है फेस का उसके ऊपर आके बाइंड होगा, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है आपको बाहर से सिग्नल मिला, ठीक है, और ये सिग्नल मॉलिक्यूल आके जो आपके डेथ रिसेप्टर है, फेस रिसेप्टर इसको बोलते हैं, ठीक है, और ये जो है इसका एक साथ में लिखता हूँ यहाँ पे, जो आपका फेस रिसेप्टर है, ठीक है, ये मेंबर है किसका, टीएनएफ रिसेप्टर फैमिली का, टीएनएफ रिसेप्टर फैमिली का। तो ये चीज भी ध्यान रखना, छोटा सा क्वेश्चन है। ये जो आपका फेस रिसेप्टर है, ठीक है, जिसको अपन डेथ रिसेप्टर बोलते हैं, कौन सी फैमिली का है, तो आपके टीएनएफ का, ठीक है, ठीक है। तो आपके जो लिगेंड था एफ फेस एल लिगेंड हो गया, ठीक है, इसका इंट्रेक्शन हुआ आपका जो फेस रिसेप्टर था उसके ऊपर इंट्रेक्शन होने से, ठीक है, ठीक है, जैसे आपका बाहर से सिग्नल आया, ठीक है, तो एज वहां पे लिगेंड था जो आपका एफ एस एल था, इसको बोलते हैं फैटी एसिड सिंथेज लिगेंड, ठीक है, ये आपके आके बाइंड होगा। तो जैसे ही आपके लिगेंड का और रिसेप्टर का इंटरेक्शन होगा उसके बाद में एक एडेप्टर है, ठीक है, एडेप्टर प्रोटीन है, उसको बोलते हैं फेस एसोसिएटेड प्रोटीन, ठीक है, विद डेथ डोमेन एफ ए डी टी। ये यहाँ पे क्या होगी, रिक्रूट होगी, ठीक है। सो रिक्रूट एफ ए डी टी इसको बोलते हैं, साइड में लिख दूंगा इसको फुल बाद में। इसके पास में है दो डोमेन है, ठीक है, तो एक तो डोमेन है इसका डेथ डोमेन, ठीक है, और दूसरा है इसके पास में डेथ इफेक्टेड डोमेन। तो चीज समझनी है, जैसे ही आपका एफ पे डी डी आके यहाँ पे रिक्रूट होगा तो इसके पास में दो डोमेन है, डेथ डोमेन है और आपका डीईडी मतलब डेथ इफेक्टेड डोमेन है, ठीक है। उसके बाद में आपका जैसे ही ये यहाँ पे रिक्रूट हुआ तो आपका जो एफ एस और एफ डी टी का जो इंटरेक्शन है, ठीक है, वो आपका रिक्रूट करेगा किसको, के स्पेस 3, ठीक है। एक सेकंड नीचे वाले में लिख देता हूँ, रिक्रूट प्रो के स्पेस 3, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आपका एफ डोमेन आया उसके पास में दो डोमेन है, एक है डेथ डोमेन, दूसरा है आपके डेथ इफेक्टेड डोमेन, ठीक है। जैसे ही आपका इंटरेक्शन हुआ इन दोनों का उसके बाद में जो आपका एफ डोमेन है वो रिक्रूट करेगा प्रो के स्पेस 8 को। ये चीज ध्यान रखना है, एक सेकंड 3 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, प्रो के स्पेस 8 है उसको यहाँ पे रिक्रूट करेगा, ठीक है। इसके बाद में क्लीव करके, क्लीव टू जनरेट, क्योंकि अपन ने पहले क्या बोला था कि ये आपके सिंथेसाइज होंगे आपके प्रो के स्पेस फॉर्म में, उसको क्लीव करके फिर एक्टिव फॉर्म में लाया जाएगा। तो क्लीव टू जनरेट एक्टिव के स्पेस एट, ठीक है,
अब ये जो कॉम्प्लेक्स बन गया, इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं फिर डिस्क कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, मतलब डेथ इंड्यूसिंग सिग्नल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो मतलब आपका जैसे ही के स्पेस 8 एक्टिव हो गया तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया आपका डिस्क कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब हो गया आपके डेथ इंड्यूसिंग सिग्नल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसके बाद में जैसे ही आपका के स्पेस 8 एक्टिव हुआ, ठीक है, तो एग्जीक्यूशन फेज है वो यहाँ पे ट्रिगर्ड हो जाएगी। ठीक है, सो ये इसको चालू किसको करेगा, एक्टिवेट, क्योंकि ये इनिशिएटर थे, अब ये चालू करेगा किसको, एग्जीक्यूटर को। एक्टिवेट एग्जीक्यूटर के स्पेस, और वो के स्पेस कौन से होते हैं आपका 3 और 7। ठीक है, जो क्या करेंगे, इनका काम है क्लीव विद इन द सेल एंड सेल डाइज बाय एपोप्टोसिस। बस ये इसकी पूरी रामायण है आपके एक्सटेंसिव पाथवे की। ठीक है, इस चीज को यहाँ से वापस आप समझ सकते हो कि देखो सबसे पहले सिग्नल बाहर से आया। सिग्नल मतलब आपका जो लिगेंड है FASL, उसकी फुल फॉर्म में नीचे लिखता हूँ। जैसे आपके बाइंड हुआ किसके ऊपर, आपके फेस रिसेप्टर के ऊपर। फेस रिसेप्टर और फेस लिगेंड का जैसे ही आपस में इंटरेक्शन हुआ, ठीक है, तो वहां पे आपके रिक्रूट होगा FADD। ठीक है, रिक्रूट हुआ FADD। FADD के पास में दो डोमेन है, एक तो है डेथ डोमेन, दूसरा है डेथ इफेक्टर डोमेन। ठीक है, इन दोनों का जैसे ही आपस में इंटरेक्शन हुआ तो रिक्रूट होगा यहाँ पे प्रो के स्पेस 8। ठीक है, 8 है ना, एस का ध्यान रखना। ये प्रो के स्पेस था, दैट मीन इनएक्टिव था, इसको क्लीव किया गया और फिर ये कन्वर्ट हुआ आपका एक्टिव के स्पेस 8 में। जब ये सारी चीजें बन गई तो उसको बोलते हैं डिस्क कॉम्प्लेक्स। ठीक है, डिस्क कॉम्प्लेक्स के बाद में के स्पेस 8 चालू करेगा आपके एग्जीक्यूटिनर के स्पेस को, वो होते हैं आपके 3 और 7, और ये चालू करते हैं आपके सेल के अंदर आपकी सेल को डाई करना, जिससे आपका ट्रिगर हो जाएगा पूरा प्रोसेस क्या, आपका एपोप्टोसिस। तो ये पाथवे आपका कौन सा, एक्सटेंसिव पाथवे। तो यहाँ से चीजें इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से आपको एक्सटेंसिव पाथवे के साथ साथ जो चीज अभी फुल फॉर्म आई थी बीच बीच में, उसका ध्यान रखो। एक तो नाम आया था FASL। ठीक है, मतलब फैटी एसिड, जो लिगेंड के तौर पे था, फैटी एसिड सिंथेटेज लिगेंड। ठीक है, ये एक तरह का क्या है आपके होमोट्राइमेरिक प्रोटीन है। ये आपकी एक्सप्रेस्ड होती है टी लिम्फोसाइट एंड नेचुरल किलर सेल एन के सेल्स के अंदर। ये चीज ध्यान रखना। दूसरी एक नाम आया था आपके FADD फुल फॉर्म। ठीक है, तो ये चीजें भी ध्यान रखना, मतलब फेस एसोसिएटेड टीम विद डेथ डोमेन। ठीक, इसके बाद में एक नाम आया था आपके DT डेथ डोमेन। एक आया था आपकी DET डेथ इफेक्टर डोमेन। एक आया था आपकी डिस्क, ठीक है, डेथ इंड्यूसिंग सिग्नल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको ध्यान रखना है एक्सटेंसिव वाले में, कि कौन सा लिगेंड बाइंड होगा, कौन सा इंटरेक्शन होगा जो आपके के स्पेस को चालू करेगा। यहाँ पे एक ध्यान रखना, जो आपके डेथ रिसेप्टर है, डेथ रिसेप्टर एप्रोप्टोटिस है जो पाथवे, ये आपका इनहिबिट होता है, इनहिबिटेड बाय, ठीक है, एक प्रोटीन होती है, कौन सी प्रोटीन है, इनहिबिटेड बाय प्रोटीन CFLIP। ठीक है, जो आपकी कहाँ पे बाइंड होगी है, ये बाइंड होगी आपके बाइंड टू FADD एंड के स्पेस एट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है।
तो आपका प्रोटीन है एफएलपी, सीएफएलपी, जो आपके बाइंड होगी इस पे एफएडीटी पे और आपका कैसपेस एट पे। तो इसका भी ध्यान रखना। जैसे इंटेंसिव के अंदर तो आपके एंटी एपोप्टोटिक होते हैं, वो अपन कल की क्लास में देखेंगे। सो यहाँ से आपको ध्यान रखना है जो इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है, तो होपफुली आपके लिए जो इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा कल इंट्रिंसिक पार्ट होगा, और उसके अंदर आपके एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दोनों का डायग्राम बना के उन चीजों को आप सेवा समझ लेंगे। तो एपोप्टोटिस पाथवे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से आपको ध्यान रखना है जो फुल फॉर्म वगैरह है, क्या क्या चीजें आती है यहाँ पे, ठीक है, कौन सा कब रिपीट हो रहा है। कल इसको दोबारा अपन उन चीजों में देख लेंगे। और कैसपेस की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ध्यान रखना। ठीक है, कैटालाइटिक में कौन सी प्रोटीन सिस्टीन रेजिड्यू पाया जाता है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्रोसिस में और एपोप्टोटिस में डिफरेंस का ध्यान रखना है। ठीक है, सो होपफुली ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं एक बार आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। आपके एग्जाम के लिए एमसीक्यू मॉडल्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सब सोल्व करा रखे हैं। इसके अलावा अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप जोन ऑफ लाइफ साइंस ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, वहां से आपको पेड भी मिल जाएगी और फ्री टेस्ट सीरीज दोनों मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग सेशन, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। तो कल लास्ट सेशन के अंदर अपन ने डिस्कस किया था आपके जो एपोप्टोटिस टॉपिक था उसका लेक्चर फर्स्ट। ठीक है, तो आज के सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं जो उसका रिमेनिंग पार्ट था, एपोप्टोटिस पार्ट सेकंड, जिसके अंदर अपने को देखना है इंट्रिंसिक पाथवे। ठीक है, कल अपन ने बेसिक बातें सारी देख ली थी। कल अपन ने एपोप्टोटिस की आपके जो भी बेसिक बातें थी वो सारी, क्या इसके फंक्शंस हैं, क्या इसकी मैकेनिज्म है, एंड इसका जो एक्सटेंसिंग पाथवे था वो अपने कल लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। और एपोप्टोटिस वगैरह की बात करें तो ये आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी में जो पेपर सेकंड है आपका, उसके अंदर यूनिट आपके कैंसर बायोलॉजी और एपोप्टोटिस, और उसके अकॉर्डिंग अगर आप यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करो तो ये टॉपिक आपके वहां भी इंक्लूड है एपोप्टोटिस का। तो अच्छा टॉपिक है। जूलॉजी की एग्जाम में एपोप्टोटिस से हमेशा आरपीएससी 2 से 3 क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, सो अच्छा टॉपिक है। प्रीवियस लेक्चर हो गया, आज सेकंड लेक्चर है। 99% पॉसिबिलिटी है कि आपके क्वेश्चंस यहाँ से दोनों वीडियो से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पार्ट है। जिन्होंने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है एक बार आप उसको देख लेना, डेफिनेटली आपको यहाँ से बेनिफिट मिलेगा एपोप्टोटिस पार्ट का। बाकी बातें अपन वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, इंट्रिंसिक पाथवे या इसको बोले के स्पेस डिपेंडेंट इंट्रिंसिक एपोप्टोटिक पाथवे। ठीक है, कल आपका कौन सा था, एक्सटेंसिक वाला था, और आज आपका कौन सा, इंट्रिंसिक वाला। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है। के स्पेस क्या होता है, ये सारी बातें अपने कल की थी। इसकी कैटालाइटिक यूनिट क्या है, एक्टिव साइट कौन सी है, ठीक है, वो सारी बातें अपने कल डिस्कस कर ली थी। एक्सटेंसिंग में अपन ये देखा था कि कोई भी अगर आपको सिग्नल मिल रहा है आउटर एनवायरनमेंट से, सेल के बाहर से, ठीक है, जिससे आपकी सेल है वो आपका जो डेथ रिसेप्टर है उसको वहां से पूरा लिगेंड बाइंड होने के बाद में डेथ डोमेन चालू होगा। ठीक है, डिस्क कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर के स्पेस 8 आपका एक्टिव होगा। के स्पेस 8 के बाद में आपका के स्पेस 3 एक्टिव होगा। फिर उसके बाद में वो आपका डिग्रेड करेगा आपके किसको, न्यूक्लियस वगैरह को। ठीक है, ये सारी बातें थी आपकी, वो अपन ने कल डिस्कस कर ली थी। अब अपन यहाँ पे बात करेंगे आज आपकी इंटेंसिटी की। सो दैट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी नेगेटिव रिस्पॉन्स है, ठीक है, लाइक आपके डीएनए डैमेज है, किसी भी टाइप का कोई भी ऐसा सिग्नल आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, जो इंट्रासेल्युलर डेथ सिग्नल होगा। सो इसके अंदर आपको सिग्नल कौन सा देखने को मिलेगा, इंट्रासेल्युलर डेथ सिग्नल। लाइक आप इसको कह सकते हैं कि आपके कोई भी डीएनए डैमेज,
एंड अदर नेगेटिव रिस्पॉन्स। ठीक है, जो कौन से होंगे आपके इंट्रासेलुलर होंगे। ठीक है, अब इस चीज को आप ऐसे समझो, देखो जैसे नेगेटिव रिस्पॉन्स हुआ और आपके सेल के अंदर जो आपकी एटीएम है, सीएच के प्रोटीन है, वो क्या करेगी, इस चीज को सेंस करेगी। सेंस करने के बाद में वो P53 एक्टिव होगा। P53 एक्टिव होने के बाद में वो एक्टिव करेगा आपकी बेक्स प्रोटीन को। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है, बेक्स प्रोटीन। और यहाँ पे जो ऑर्गेनली सबसे इंपॉर्टेंट जो काम आती है, माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व इन इंट्रिंसिक पाथवे। तो यहाँ से ये चीज समझनी है आपको एग्जाम के लिए कि आप इंट्रिंसिक पाथवे में कौन सी ऑर्गेनली इन्वॉल्व रहती है। देन आंसर विल बी माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे रिलीज करता है साइटोक्रोम सी। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ की चीज होने वाली है, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे क्या रिलीज करेगा, आपका साइटोक्रोम सी, और इसी से आपकी सारी चीजें, पूरा पाथवे है वो यहाँ से चलता रहेगा। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक, अब अपन इस चीज को समझते हैं वन बाई वन करके। ठीक है, पहले यहाँ से समझते हैं, कोई आपके नेगेटिव रिस्पॉन्स आया। ठीक है, नेगेटिव रिस्पॉन्स आने के बाद में एटीएम सीएच के प्रोटीन सेंस डैमेज को सेंस करेगी। P53 एक्टिव। ठीक है, और ये एक्टिव करेगा फिर किसको, बेक्स प्रोटीन। ठीक है, यहाँ से अभी लास्ट में अपन देखेंगे कि बेक्स प्रोटीन क्या है, एंटी एपोप्टोटिक कौन से है, प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन कौन सी है। ठीक है, अब यहाँ से चीज समझना, जैसे इसने बेक्स को चालू किया, बेक्स क्या करेगा, आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया है उस पर पोर बनाएगा, उस पोर से आपकी रिलीज होगी क्या, साइटोक्रोम सी। ठीक है, तो बेक्स मेक ए पोर ऑन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, फिर आपका मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया का, वहां से साइटोक्रोम सी रिलीज होंगे और कहाँ जाएंगे, साइटोसोल में जाएंगे। ठीक है, तो साइटोक्रोम सी इज फ्रॉम मैट्रिक्स टू साइटोसोल। ठीक है, साइटोसोल के बाद अंदर जाने के बाद में ये अटैच हो जाएंगे, इसके साथ एक आपको नाम आएगा यहाँ पे APAF1 प्रोटीन के साथ में। ठीक है, एपोप्टोटिक प्रोटीएज एक्टिवेटर फैक्टर। ठीक है, तो साइटोक्रोम सी बाइंड विथ, फुल फॉर्म लास्ट में लिख दूंगा इनकी, APAF1 के साथ में। ठीक है, जैसे ही इसके साथ में बाइंड होगा, इसका इंटेंशन क्या करेगा, आपस में हाइड्रोलाइसिस होगा DATP टू DADP के अंदर। ठीक है, जिसके बाद में आपके APAF के अंदर कंफर्मेशन चेंजेस आएंगे। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस DATP DATP के अंदर, उसके बाद में कंफर्मेशन चेंजेस होंगे आपके APAF के अंदर। ठीक है, फिर आपका APAF है वो असेंबल होगा एक हेप्टामेरी कॉम्प्लेक्स के अंदर, जिसको बोलते हैं एपोप्रोटिन। ठीक है, APAF1। ठीक है, इसमें बदल जाएगा आपका एपोप्रोसोम में, जो एक हेप्टामेरी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, यहाँ तक चीज समझ में आ गई कि आपका APAF के साथ में बाइंड होने पे DATP टू DADP हाइड्रोलाइसिस के बाद में APAF के अंदर कंफर्मेशन चेंजेस आएंगे, और फिर वो आपका रिक्रूट करेगा। ठीक है, किसको, पहले आपका आएगा प्रोकेस्पेस 9। ठीक है, प्रोकेस्पेस 9 आने के बाद में इस पे क्लीव करके इसमें किस में कन्वर्ट करेगा, केस्पेस 9 के अंदर। ठीक है,
क्योंकि प्रो के स्पेस एक इनएक्टिव स्टेज है और के स्पेस 9 होगा वो आपका एक्टिव होगा। ठीक है, तो इसको किसके अंदर करेंगे? एक्टिवेटिंग क्लीवेज होगा। ठीक है, और ये फिर किस में चला जाएगा आपका? के स्पेस 9। ठीक है, यहाँ तक की चीजें समझ में। जैसे के स्पेस 9 में गया आपका, ठीक है, के स्पेस 9 के बाद में दोबारा ये प्रो के स्पेस 3 के ऊपर क्लिक करके उसको जनरेट करेगा के स्पेस 3 के अंदर। ठीक है, सो क्लीव के स्पेस 3। ठीक, जनरेट के स्पेस 3 हो जाएगा, क्योंकि आपका के स्पेस 3 है वो एक्टिव रहेगा यहाँ पे। ठीक है, के स्पेस 3 एक्टिव होने के बाद में फिर ये आपका डिग्रेड करेगा, फिर वहां से ऑटो रोटी से उसको, ठीक है, उसको वहां पे फिर ये स्टार्ट कर देगा सेल के अंदर। ठीक है, सो ये चीज इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करेगा, जो आपके न्यूक्लियस एंजाइम के इनहिबिटर है उनको डिग्रेड डिग्रेड करेगा। डिग्रेड द इनहिबिटर ऑफ दिस एंजाइम। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका एपोप्टोसिस पूरा पूरा क्या रहेगा? सेल ऑटोमेटिकली गेट डेथ। ये इंपॉर्टेंट चीज है, बस यहाँ तक। ठीक है, यहाँ समझ में आया कि आपको सबसे पहले देखो यहाँ से पूरे फॉर्मेट को समझते हैं। अब इस चीज को अगर अपन डायग्राम बना के देखें तो थोड़ा ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, ताकि थोड़ी चीजें और समझ में आए। ठीक है, इसको अपने से कह सकते हैं कि डीएनए डैमेज आपको यहाँ से सेंस हुआ। एक सेकंड, थोड़ा इसको बड़ा बनाते हैं। डीएनए डैमेज। ठीक है, जैसे डीएनए डैमेज यहाँ पे सेंस हुआ आपको, तो यहाँ पे रिक्रूट होगा आपका एटीएम। ठीक है, जो इसको सेंस करेगा, और सीएच के। ठीक है, ये एक्टिव करेंगे किसको? आपका P53। P53 आपका किसको एक्टिव करेगा? बेक्स को। ठीक है, बेक्स के बाद में जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ से आपका रिलीज होगा क्या? साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी आपका जाएगा किसके पास में? APAF1 के पास में। ठीक है, ये बॉन्ड बनने के बाद में आपका एक्टिव होगा के स्पेस 9, क्योंकि पहले प्रो के स्पेस फिर आपका के स्पेस में। सो के स्पेस 9 यहाँ से पहले रिक्रूट करेगा किसको? के स्पेस 3 को। यहाँ से पहले ध्यान रखना, प्रो के स्पेस था, उसके बाद में आपका प्रो के स्पेस 3
ये आ गया आपका के स्पेस, ये हो गया, एक्टिव हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या करेगा, ये डिग्रेड द इनहिबिटर ऑफ न्यूक्लियस, और वहां से फिर आपका एपोप्टोसिस पूरा रन होता रहेगा, ठीक, डिग्रेड द इनहिबिटर ऑफ न्यूक्लियस। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट थी। अब यहाँ से एक चीज ये निकल के आती है कि आपके जो बेक्स प्रोटीन वगैरह है, वो आपकी सारी चीजें यहाँ से चालू करते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि इसका भी कोई ना कोई इनहिबिटर होगा, एंटी एपोप्टोटिक तो इनके भी होंगे। यहाँ से पहले थोड़ी और चीजें देख लेते हैं कि जो आपके इंट्रिंसिक पाथवे हैं, रेगुलेट होता है आपके BCL2 फैमिली द्वारा। BCL की फुल फॉर्म है बी सेल जीन, ठीक है। क्योंकि इस फैमिली के पास में आपके एंटी एपोप्टोटिक भी है और आपके प्रो एपोप्टोटिक भी है, तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से अगर मैं बात करूं कि आपके कौन से जीन तो है एपोप्टोटिक और कौन से हैं एंटी एपोप्टोटिक, तो देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूं एंटी एपोप्टोटिक जीन, एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है आरपीएससी में कि कौन से हैं, तो देखो एंटी एपोप्टोटिक में BCL2, BCLX, BCLW, MCI1 और BCLB, ये सारे कौन से हैं आपके एंटी एपोप्टोटिक। अगर मैं प्रो एपोप्टोटिक की बात करूं, जो चीजों को एक्टिव करेंगे, ठीक है, करेंगे आपके बैक्स, बेड, बिट, बिम, बिग, बो, नोक्सा एंड ट्रेल, ये सारे के सारे आपके प्रो एपोप्टोटिक। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन बनता है कि कौन से तो प्रो एपोप्टोटिक और कौन से आपके एंटी एपोप्टोटिक है, ये बात हो गई, ठीक है। अब जो आपकी प्रो एपोप्टोटिक BCL2 प्रोटीन है, ठीक है, BCL2 प्रोटीन, यहाँ पे आपको दो सब फैमिली मिलेगी, एक तो है BH123 और एक है BH3 ओनली, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है, BH3 के अंदर आती है आपकी बैक और बैक्स, ठीक है, और इसके अंदर मिलेगी आपको बैक, बिम, बैक, सॉरी, बिम और बिग, बैक, बेड आ गया आपका पहले, कोमा एंड नोक्सा, ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम के लिए हमेशा क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है। फिर चीज जो इनहिबिटर ऑफ एपोप्टोटिस है, IAPS, ठीक है, ये है आपके नेगेटिव रेगुलेटर, ठीक है, पॉजिटिव नहीं है, रेगुलेटर। पॉजिटिव की बात करें जैसे आपका P53 हो गया, जो चीजों को स्टिमुलेट कर रहे हैं वो हो गया आपके पॉजिटिव, और ये हो गया आपके नेगेटिव। जो आपके IAPA है, ठीक है, इनहिबिटर एपोप्टोटिस, इनके पास में होता है प्रेजेंस ऑफ BIR डोमेन। अब BIR डोमेन क्या हो गया, BIR डोमेन का मतलब हो गया बैक्यूलोवायरस IAP रिपीट डोमेन, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपकी एपोप्टोटिस क्या करती है, इनहिबिट करेगी, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी यहाँ से इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड आया था APAR,
इसकी फुल फॉर्म लिख लेना, APAF1, दैट मीन्स एपोप्टोटिक प्रोटीएज एक्टिवेटिंग फैक्टर। तो ये था आपका इंट्रिंसिक पाथवे। तो यहाँ से आपको साइटोक्रोम सी ध्यान रखना है, जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से रिलीज होगा, साइटोसोल में जाएगा और जाके बाइंड होगा आपका APAF1 के साथ में, उसकी स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन चेंज होगी। उसके बाद में आपकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लाइक आपका प्रोकेस्पेस 9 है वो एक्टिव होगा। प्रो एक्सपेस 9 एक्टिव होने के बाद में कन्वर्ट होगा आपका क्लीव के बाद में केस्पेस 9 के अंदर। देन उसके बाद में प्रोकेस्पेस 3 आएगा, फिर वो आपका चला जाएगा किसके अंदर, आपके केस्पेस एक्टिव होके केस्पेस 3 के अंदर, ठीक है। और वहां से आपका एपोप्टोटिक चालू हो जाएगा। इनहिबिटर आपको ध्यान रखने हैं, प्रो एपोप्टोटिक जीन ध्यान रखने हैं, हर वर्ड की फुल फॉर्म का ध्यान रखना है, इंट्रिंसिक में आपका माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है, ये चीज ध्यान रखनी है। और ये सारा आपका पाथवे है आपके एपोप्टोटिक्स के लिए। तो कल आपको एक्सटेंसिक पाथवे करवा दिया था, आज आपका हो गया इंट्रिंसिक पाथवे। सो दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके एग्जाम के लिए। इसके अलावा अगर आप प्लेलिस्ट पे जाओ तो वहां पे आपको सेल जंक्शंस करवा दिए, सेकंड पेपर में एपोप्टोटिस हो गया, ठीक है। ह्यूमन फिजियो मैराथन क्लासेस हो गई, ठीक है। इकोलॉजी मैराथन हो गई, ठीक है। इसके अलावा टूल एंड टेक्निक में 4-5 वीडियो तो आ गए, थोड़ा टाइम इशू चल रहा है तो इसलिए वजह से उसके वीडियो आ नहीं रहे, बट वो भी एग्जाम से पहले हो जाएंगे सारे, ठीक है। मॉलिक्यूलर बायो के क्वेश्चंस करवा दिए आपके, प्ले स्टोर जाओ मिल जाएंगे, 100 क्वेश्चंस करवाए। ह्यूमन फिजियो के आपके 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए, सो जाके देख सकते हो। फर्स्ट पेपर तो आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट है। सो आप प्लेलिस्ट पे जाओ, वहां से आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। एक एक प्लेलिस्ट को देखना, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सारी चीजें आपको वहां से मिल जाएंगी। प्लस आपके मॉडल पेपर 8 सोल्व करवा दिए, हर मॉडल पेपर में आपके 50 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो 15 to 8 400 क्वेश्चन तो आपके करवा दिए, और एग्जाम से पहले मैं आपके 20 मॉडल करवा दूंगा, ये श्योर है। तो दैट मीन्स आपके पास में 1000 जूलॉजी के क्वेश्चन और हो जाएंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट MCQ है प्लस PYQ भी है, ठीक है। सो आपका प्रीवियस ईयर के पेपर है उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी, सो ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। खूब सारी, कम से कम भी अगर आप जोन ऑफ लाइफ साइंस की प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको जूलॉजी के 2000 प्लस आपको MCQ देखने को मिल जाएंगे। बस कंडीशन ये है कि आपको शांति से प्लेलिस्ट देखनी है, वहां से आपको टॉपिक मिल जाएंगे। सेल बायो हो, इथोलॉजी हो, इवोल्यूशन हो, इकोलॉजी हो, मॉलिक्यूलर बायो को मैं मैराथन क्लासेस करवा दूंगा सेकंड पेपर के लिए, सेल सिग्नलिंग का करवा दूंगा, ठीक है। एक चेक पॉइंट और एक सेल रेगुलेशन की आएगी वो करवा देंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी, प्लेलिस्ट पे जाओ काफी सारी चीजें देखने को मिलेगी। अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप जोन ऑफ लाइफ साइंस ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। जोन ऑफ लाइफ साइंस ऐप डाउनलोड करके यहाँ से आपको पैड भी मिल जाएगी, प्लस फ्री टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। प्लस अब धीरे धीरे मैं यूट्यूब वाली वीडियो आपके ऐप पे भी अपलोड कर रहा हूँ, तो आप वहां से भी देख सकते हो उसकी प्लेलिस्ट पे जाके। सो इंपॉर्टेंट चीजें हैं काफी आपके एग्जाम के लिए। कोई डाउट सजेशन हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगली क्लास में अब कल आएगी आपकी वापस मॉडल क्लास, ठीक है। अब कल संडे तक आपकी 3 रेगुलर मॉडल क्लासें आएंगी, ठीक है, मॉडल पेपर की, जिसमें और आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सेशन, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।